नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आदिकाल की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आदिकाल की विशेषताएं हैं या प्रवृत्तियां, इनसे अक्सर परीक्षा में प्रश्न रहते ही हैं। 4 विकल्प ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी आदिकाल की विशेषता है अथवा नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप विशेषताओं के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, उनको आप याद रखें। इसी के लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, आप देख लें इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को। 1 महीना 10 दिन के करीब समय शेष है परीक्षा में, तो ये ज़रूरी है कि आप सार्थक अध्ययन करें। बहुत अधिक विस्तृत अध्ययन के चक्कर में न पड़े, क्योंकि समय कम है और बहुत कुछ पढ़ना है। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखते हुए चलते हैं। तो आज हम क्या देख रहे हैं? आदिकाल की विशेषताएं। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला जो बिंदु है, वीर रस की प्रधानता। हम सभी जानते हैं कि आदिकालीन जो साहित्य है, इनमें वीर रस की प्रधानता रही है। और जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, इसमें आप क्या पाएंगे? इसमें आप पाएंगे कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज की जिस वीरता का, पराक्रम का वर्णन किया है, वह अद्भुत है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह क्या है? श्रृंगार रस की प्रमुखता। इस काल में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी चित्रण किया गया है, चित्रण अधिक हुआ है। आप सभी जानते हैं कि जब भी युद्ध छिड़ा, उसके पीछे किसी न किसी नायिका का हाथ रहा है। एक स्त्री के लिए ही अक्सर युद्ध हुआ करते थे। और ये साहित्य जो है, आदिकालीन जो साहित्य है, उसमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की भी प्रधानता होती ही थी। प्रेम का चित्रण है या नायिका की सुंदरता की चर्चा हो, और साथ ही साथ राजाओं के युद्ध क्षेत्र में जाकर उनके युद्ध कौशल का जो वर्णन है, उसका जो चित्रण है, वो आश्रयदाता कवि अक्सर अपने साहित्य में किया ही करते थे। तो 2 बिंदु हमने अच्छे से समझ लिए, क्या क्या है? वीर रस की प्रधानता और श्रृंगार रस की प्रमुखता। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, क्या है? युद्धों का सजीव वर्णन। आदिकाल के कवि स्वयं युद्ध में हिस्सा लेते थे, फलतः इनके द्वारा युद्धों का सजीव और जीवंत चित्रण किया गया है। आप सभी जानते हैं कि जितने भी कवि थे वो अपने आश्रयदाताओं के ही अधीन रहते थे, और वो उनके साथ युद्ध क्षेत्र में भी जाते थे। युद्धों का इसीलिए सजीव वर्णन इस काल की विशेष विशेषता है, इसे याद रखना होगा आपको। तो अभी तक 3 बिंदु हमें याद हो गए: वीर रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रमुखता, युद्धों का सजीव वर्णन। आगे बढ़ते हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रासो साहित्य चारण अथवा भाट कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखे गए हैं, क्योंकि आश्रयदाताओं के वो अधीन थे, आश्रित थे, उन्हीं पर निर्भर थे। तो उनकी प्रशंसा में ही रचना करना इन कवियों का धर्म बन गया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता का भाव। इस काल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं, उनमें राष्ट्रीयता का अभाव दिखता है। क्यों? क्योंकि इस काल में राजनीतिक एकता एवं राष्ट्रीय भावना का लोप हो गया था। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे ध्यान में रखेंगे आप कि यहाँ इस काल की रचनाओं में राष्ट्रीयता का अभाव था। रासो काव्य परंपरा, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाएगा परीक्षा में। रासो काव्य परंपरा। रासो ग्रंथ जो थे वो वीर रसात्मक थे। हमने जैसे ही पहले ही बिंदु में चर्चा की है, जो हमारा पहला ही शीर्षक है, क्या है? वीर रस की प्रधानता। तो ये ग्रंथ कैसे थे? वीर रसात्मक थे, वीर रस से भरे हुए। और प्रशस्ति मूलक, मतलब किसी की प्रशंसा में लिखना। प्रशस्ति मूलक का अर्थ भी पूछा जा सकता है, तो इससे आप ध्यान में रखें कि प्रशस्ति मूलक थे। रासो ग्रंथ कैसे थे? वीर रसात्मक थे एवं प्रशस्ति मूलक, किसी की प्रशंसा में लिखे गए थे। रासो जो साहित्य है वो वीरों के
चरित्र गान का साहित्य है, इसे ध्यान रखें। रासो साहित्य किसका साहित्य है? तो वीरों के चरित्र गान का, चरित्र गान, उनकी प्रशंसा करना, उनके चरित्र को बढ़ा चढ़ाकर बताना, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो रासो काव्य परंपरा, ये बिंदु भी हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं आगे। अगला जो हमारा पॉइंट है उसे देख लेते हैं। 7वां कि डिंगल एवं पिंगल शैलियों का प्रयोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे ध्यान में आप रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं, डिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। अब डिंगल शैली क्या है? डिंगल में कौन सी भाषाएं सम्मिलित है, इसे ध्यान रखना। एक तो अपभ्रंश भाषा और राजस्थानी, और ये किसके अनुसार है? ये रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन दो भाषाओं का मिश्रण जिस शैली में होगा, अपभ्रंश और राजस्थानी, इन दो भाषाओं के सम्मिलित शैली को हम डिंगल शैली कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है? इसमें कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है। जब वीरता का वर्णन कवियों ने किया है तब उन्होंने डिंगल शैली का प्रयोग किया है। इनमें दो भाषाएं सम्मिलित है, अपभ्रंश और राजस्थानी। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि डिंगल शैली कहने से क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन रहेंगे और 4 विकल्पों में से आपको चुनना होगा, तो ये ध्यान रखें। अगली जो शैली है पिंगल शैली, जब प्रेम का वर्णन करना था या कोमल भाव को जब व्यक्त करना होगा, तो कर्णप्रिय शब्दावली, जो कानों को भाएं, ऐसे शब्दों का जब वर्णन करना था तब क्या किया गया? तब पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें ब्रज भाषा का कूट था, जो आगे चलकर ये जो शैली है ये आगे चलकर ब्रज भाषा का इसमें समावेश था, उसी के करीब थी ये शैली ब्रज भाषा के। तो पिंगल शैली आगे चलकर किसमें उसका विलय हो गया, किसमें वो मिल गई? ब्रज भाषा में। तो ये भी ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आदिकालीन साहित्य की विशेषताओं में जब शैलीगत विशेषता की बात होगी तो डिंगल एवं पिंगल शैलियों का प्रयोग, ये ध्यान रखना होगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आला छंद का प्रयोग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आला छंद का प्रयोग किस काल में किया गया, ये प्रश्न आ सकता है। 4 ऑप्शन रह सकते हैं आपके पास। अगर आप कहेंगे तो मैं आदिकाल पर प्रश्नावली बनाकर ले आऊँगी आपके लिए, एक नए वीडियो में उपस्थित होंगी, आप देखें, उससे आपको लाभ मिलेगा। आला छंद का प्रयोग क्या है? इस काल में आला छंद का बहुत प्रचलन था। ये क्या है, कैसा छंद है? तो ये 31 मात्रा का छंद है और ये वीर रस का प्रसिद्ध छंद था, इसे ध्यान रखेंगे हम, आला छंद का प्रयोग। तो उम्मीद है आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। एक नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।